क्या आप अकेले हैं? दोबारा सोचिए। इस सच्ची कहानी में दो दोस्तों को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसे वे देख नहीं सकते थे। क्या आप जानना चाहेंगे उनका क्या हुआ? रमेश और सुरेश दो जिगरी दोस्त थे। बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और अब साथ ही एक छोटी सी कंपनी चलाते थे। दोनों ही मेहनती और ईमानदार थे और उनकी कंपनी धीरे धीरे तरक्की कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से रमेश को अजीब महसूस हो रहा था। शुरुआत में तो उसने इसे थकान या वहम समझा। कभी उसे लगता कि कमरे में कोई और है, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कभी उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांस महसूस होती और जब वह मुड़कर देखता तो सिर्फ खाली हवा मिलती। दफ्तर में जरूरी कागज गायब हो जाते और फिर अचानक वहीं मिल जाते, जैसे किसी ने उन्हें इधर उधर किया हो। उसने ये बातें सुरेश को बताईं, लेकिन सुरेश ने हंसकर टाल दिया। अरे यार, ज्यादा काम करने से दिमाग घूम गया है तेरा, थोड़ा रेस्ट कर ले। लेकिन रमेश का अजीब महसूस करना बढ़ता ही गया। एक रात वह घर पर अकेला काम कर रहा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो गई। उसने सोचा शायद बिजली चली गई होगी, लेकिन घर की बाकी लाइटें जल रही थीं। जब वह स्क्रीन को चेक करने लगा तो उसे अपनी कुर्सी के पीछे एक हल्की सी परछाई दिखी। वह इतनी धुंधली थी कि रमेश ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा हो। वह डर गया, तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उस परछाई के बारे में सोचता रहा। क्या यह सच में कोई था या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा? अगले दिन दफ्तर में भी अजीब बातें हुईं। फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, जबकि रात को सब कुछ ठीक ठाक रखा गया था। सुरेश भी अब थोड़ा परेशान दिखने लगा। यार, ये क्या हो रहा है? मुझे भी लग रहा है जैसे यहां कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मिलकर पूरे दफ्तर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। दरवाजे और खिड़कियां सब अंदर से बंद थे। कुछ दिनों बाद रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार सिर दर्द रहता था और हमेशा थकान महसूस होती थी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन सब नॉर्मल निकला। रमेश को लगने लगा कि शायद सुरेश सही कह रहा था, वह सच में ज्यादा सोच रहा है। लेकिन एक शाम जब रमेश अपने घर में लेटा हुआ था, उसे कमरे में एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास धीरे धीरे चल रहा हो। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरा अंधेरा था। फिर उसे अपनी छाती पर एक भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उस पर वजन रख दिया हो। वह हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था। अचानक दबाव कम हुआ और सरसराहट की आवाज बंद हो गई। रमेश हांफता हुआ उठ बैठा। पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था। उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं है। यहां कुछ तो जरूर है, कुछ ऐसा जिसे वह देख नहीं सकता, लेकिन जो उसे परेशान कर रहा है। उसने सुरेश को फोन किया और उसे सारी बात बताई। सुरेश भी अब डर गया था। उसने कहा कि वह तुरंत रमेश के घर आ रहा है। जब सुरेश रमेश के घर पहुंचा तो रमेश बहुत डरा हुआ था। दोनों ने मिलकर पूरे घर की तलाशी ली, हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हमें किसी से मदद लेनी होगी, सुरेश ने कहा। मुझे लगता है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग के बारे में सुना था जो ऐसी अजीब चीजों के बारे में जानते थे। अगले दिन दोनों उनसे मिलने गए। बुजुर्ग ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस ली। तुम पर एक अदृश्य दुश्मन का साया है, बुजुर्ग ने कहा। यह कोई बुरी आत्मा हो सकती है या कोई नकारात्मक ऊर्जा जो तुमसे जुड़ी हुई है। क्या तुमने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो? रमेश और सुरेश ने सोचा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आया। वे हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कभी कभी, बुजुर्ग ने कहा, ऐसी चीजें बिना किसी वजह के भी हो सकती हैं। कोई पुरानी रंजिश या किसी शापित जगह से लाई गई कोई चीज भी इसका कारण बन सकती है। उन्होंने रमेश को कुछ उपाय बताए, कुछ मंत्र पढ़ने को कहा और घर में कुछ खास चीजें रखने को कहा। रमेश और सुरेश ने बुजुर्ग की हर बात मानी। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। रमेश को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उस बुजुर्ग के उपाय काम कर गए। लेकिन एक रात जब रमेश अकेला था, उसे फिर से वही सरसराहट की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज और तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बिल्कुल करीब हो। उसे अपनी पीठ पर फिर से ठंडी सांस महसूस हुई,
लेकिन इस बार वह और ज्यादा ठंडी थी, जैसे बर्फ का टुकड़ा उसकी चमड़ी से छू गया हो। वह डर के मारे जम गया। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन उसे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। वह एक अजीब सी डरावनी आवाज थी। अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। किताबें शेल्फ से नीचे गिर गईं, तस्वीरें दीवारों से उतर गईं और कुर्सी अपने आप घूमने लगी। रमेश डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाने लगा। सुरेश तुरंत रमेश के घर पहुंचा। अंदर का मंजर देखकर वह भी डर गया। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और रमेश कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। क्या हुआ? सुरेश ने घबराकर पूछा। रमेश कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपता रहा। सुरेश ने उसे उठाया और बाहर ले गया। उस रात दोनों सुरेश के घर पर रुके। रमेश बहुत डरा हुआ था और उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही है। अगले दिन वे फिर से बुजुर्ग के पास गए। इस बार बुजुर्ग और भी ज्यादा चिंतित दिखे। यह बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने कहा। यह आसानी से जाने वाला नहीं है। मुझे लगता है हमें कुछ और करना होगा। बुजुर्ग ने कुछ और लोगों को बुलाया जो इस तरह की चीजों के बारे में जानते थे। उन्होंने मिलकर रमेश के घर पर एक पूजा रखी। कई घंटों तक मंत्र पढ़े गए और घर में धुएं और अजीब आवाजों का माहौल बना रहा। पूजा के बाद बुजुर्ग ने कहा, मुझे लगता है हमने इसे थोड़ा कमजोर कर दिया है, लेकिन यह अभी भी यहां है। इसे पूरी तरह से हटाने के लिए हमें और ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी। रमेश और सुरेश बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्हें लग रहा था जैसे वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे वे देख भी नहीं सकते। कुछ दिनों बाद रमेश को एक सपना आया। सपने में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत दुखी लग रही थी। वह उससे कुछ कह रही थी, लेकिन रमेश को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। औरत ने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया जो रमेश के घर की दीवार पर टंगी थी। अगले दिन रमेश ने वह तस्वीर उतारी और उसे ध्यान से देखा। यह उसके दादा दादी की तस्वीर थी जो उस घर में बहुत साल पहले रहते थे। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, एक पुरानी भाषा में जिसे रमेश नहीं पढ़ पाया। उन्होंने बुजुर्ग को वह तस्वीर दिखाई। बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, यह बहुत पुरानी भाषा है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना होगा जो इसे पढ़ सके। काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उस भाषा को जानता था। उसने तस्वीर के पीछे लिखा हुआ पढ़ा। वह एक श्राप था जो उस घर पर सदियों पहले किसी अन्याय के कारण लगाया गया था। उस श्राप के कारण एक दुखी आत्मा उस घर से बंधी हुई थी और वहां रहने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी। अब रमेश और सुरेश को समझ में आया कि उनके साथ क्या हो रहा था। वह अदृश्य दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उस श्राप के कारण बंधी हुई आत्मा थी। बुजुर्ग और उनके साथियों ने मिलकर उस श्राप को तोड़ने की कोशिश की। यह एक बहुत मुश्किल काम था जिसमें बहुत समय और ऊर्जा लगी। कई दिनों तक पूजा और मंत्रोच्चारण चलता रहा। धीरे धीरे रमेश और सुरेश को महसूस होने लगा कि घर में कुछ बदल रहा है। वह ठंडी हवा कम होने लगी और अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। रमेश की तबीयत भी सुधरने लगी। आखिरकार एक रात रमेश को फिर से वह सपना आया, लेकिन इस बार बूढ़ी औरत दुखी नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति थी और वह रमेश को आशीर्वाद दे रही थी। अगली सुबह रमेश को लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बुजुर्ग ने बताया कि श्राप टूट गया है और वह आत्मा अब आजाद हो गई है। रमेश और सुरेश ने चैन की सांस ली। उनका अदृश्य दुश्मन आखिरकार चला गया था, लेकिन उस घटना ने रमेश और सुरेश को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जिनका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा हो सकता है। और उन्होंने कभी उस घर को नहीं भूला जो उन्हें एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने का सबक सिखा गया था। क्या आप उसे देख सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन उसका असर महसूस जरूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी रमेश और सुरेश की उस अदृश्य दुश्मन से खौफनाक मुठभेड़ की कहानी। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने आसपास ध्यान से देखना, क्या पता आपका अदृश्य दुश्मन भी कहीं छुपा हो।